फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीके ट्यूशन में। आज थोड़ा लेट हो गया मेरा, रास्ते में आने बहुत लेट हो गया। तो हम सोचे थे मैथ के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के बना देंगे, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी हमको कुछ से कहीं कहीं से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला है। और जो एग्ज़ाम में मतलब कि जो फाइनल एग्ज़ाम देंगे उसमें भी इसी पैटर्न पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। और जो कल आप सेंटर परीक्षा देंगे उसमें ऑब्जेक्टिव में निश्चित रूप से सब यही सब टाइप का क्वेश्चन आएगा। एक दो को इधर उधर हो गया तो नहीं पता, क्या कि ये खुद से हम नहीं निकाले, हमको भी कहीं से मिला है। तो अगर इस टाइप का आएगा तो आप कल का एग्ज़ाम में तो कर ही लीजिएगा। और उसके बाद फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी इसी पैटर्न पे एग्ज़ाम होगा, तो आपके पास तो कल क्वेश्चन भी आ जाएगा, तो उसके हिसाब से तैयारी भी करा दिया जाएगा। है टाइम में 1 डेढ़ महीना, उतना हम आराम से हम लोग कर लेंगे। तो अभी आपको क्या करना है कि इसको ध्यान से सुनना है इस वीडियो को, और आपको कोशिश करना है कि प्रैक्टिस करके क्या आप कितने आंसर ला पा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ही कम है। अपना सारा काम देखते हुए बहुत ही कम समय में हम जैसे तैसे इसको लिख करके आंसर लिख दिए कम से कम, कि आप इतना आंसर ला पा रहे कि नहीं। अगर इतना आंसर ला नहीं पा रहे तो आप अपना मेमोरी को तेज रख पा रहे कि नहीं। अगर यही आंसर वहाँ पे मिल गया कल का एग्जाम में तो आप उसको क्लिक कर पा रहे कि नहीं। तो ध्यान से सुनिए इसको एक दो बार, और पर अगर आपके पास टाइम है तो आंसर लाने की कोशिश करिए। एक प्रैक्टिस वीडियो करके हम इसको लिख कर डाल रहे हैं कि ये एक प्रैक्टिस वीडियो है। और ठीक है, तो शुरू करते हैं, लेट हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 16:25, तो उसकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात, मतलब आपको दो समरूप त्रिभुज दिया हुआ रहेगा और उसका क्षेत्रफल का अनुपात 16:25 दे देगा, तो उसका संगत ऊंचाई कितना होगा। तो देखिए ये वाला, इसमें क्या करते हैं ना कि इसका हम लोग रूट कर देते हैं, बस इसका वर्गमूल निकाल देते हैं। तो 16 का 4 होगा और इसका 25 का 5 होगा। तो 4:5 जहाँ भी आपका आंसर दिखेगा उसको टिक कर देना है, और आप बना सकते हैं, तो एक बार बना के चेक कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन आपसे ऐसा मिल सकता है कि सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री। अब ये दोनों को निकालेंगे ना, सेक स्क्वायर 45 और इसका, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आंसर आएगा। कितना होगा? 4 आंसर आएगा। आप लोग बना के चेक भी करिएगा, एक दो गड़बड़ भी हो सकता है, हम जल्दी जल्दी में लिखे हैं। त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज एक्स वाई जेड में पी क्यू बटा एक्स वाई बराबर पी आर बटा एक्स जेड, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि, तो एगो का एंगल क्यू और एगो का एंगल जेड आएगा। कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स, इसको सॉल्व करके देखिए आंसर एक आ रहा है कि नहीं। यदि बिंदु 4P तथा 10 के बीच की दूरी 5 हो तो P बराबर कितना निकलेगा? तो P बराबर ±4 निकलेगा। उसके बाद 5x - 2y बराबर -8 एक हल है। अगर इसको हम लोग हल करेंगे 5x - 2y = -8, तो इसका आंसर आ जाएगा x बराबर -2 निकलेगा और y बराबर -1 निकलेगा। आप लोग हल करके देखिए कि निकाल पा रहे हैं कि नहीं। समांतर श्रेणी 2, 7, 12, 17 के लिए A30 और -A20 का मान होगा। तो A30 और -A20 का मान निकालेंगे तो आंसर आएगा 50। तो 50 को ध्यान में रखेंगे। दो एक घातीय समीकरण के आलेख यदि संपातित रेखाएं हो तो हलों की संख्या, तो जब भी दो एक घातीय समीकरण के आलेख यदि संपातित रेखाओं का हो तो हलों का संख्या अनगिनत हो जाएगी। तो अनगिनत को ध्यान में रखेंगे। यदि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात 196:169 है तो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात, तो जब भी इस तरह से दिया रहा है इसका संगत भुजाओं का अनुपात बोले, तो इसको क्या करना है कि जब उसको हम लोग रूट कर दिए थे ना, तो इसको क्या करना है कि इसको रूट से बाहर कर लेना होता है। तो इसका निकालेंगे 196 का, तो हो जाएगा 14, और 14 का स्क्वायर 196 होता है और 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो 14:13, जहाँ पे आपको दिखे 14:13 क्लिक कर देना है। 10² 30, तो 10² 30 का मान निकालेंगे 1/3 निकलेगा। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं, मतलब दो समरूप त्रिभुज का संगत भुजा 4:9 दिया हुआ है, तो इन त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात, तो इसमें स्क्वायर कर देना। 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81। फिर है समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का 8वां पद। तो समांतर श्रेणी में जब जाइएगा ना तो 21 हुआ, 18 हुआ, 15 हुआ। तो देखिए आप इसको बना भी सकते हैं, इसे बनाते आ रहे, तो जिनको बनाने नहीं आता तो 8वां पद बोला ना, तो देखिए पहला पद हो गया 21, दूसरा हो गया 18, तीसरा हो गया 15, 3 का डिफरेंस चल रहा है। तो आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं। 15 के बाद जो चौथा वाला होगा वो कितना होगा? 12, 12 के बाद पाँचवा वाला कितना होगा? 9, 9 के बाद छठा वाला कितना होगा? 6, 6 के बाद फिर कितना होगा? 3, 3 के बाद कितना होगा? 0, 8वां पद आ जा रहा है 0। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं उंगली पे। ज़्यादा नहीं देगा, 5, 6, 7, 8 पद, 10 पद तक देगा तो उंगली पे बन जाएगा आपका, और 10 से ज़्यादा देगा तो आप बना के देख लीजिएगा। समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 डैश 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 का कौन सा पद 26वां है? तो देखिए 2, 5, 8, 11, देखिए 2 से कितना बढ़ा? 3, फिर
5 से कितना बढ़ा 3, 8 से कितना बढ़ा 3, इसमें 3 का डिफरेंस हो रहा है। तो 9वां पद जब जाएंगे तो 26 होगा। आपको लिए कैसे देखिए, पहला पद हो गया 2, दूसरा पद हो गया 5, तीसरा हो गया 8, चौथा हो गया 11, पाँचवा हो गया 14 और छठा हो गया कितना 17 और सातवां हो गया कितना 20, अरे 23, 26, 9वां पद 26 होगा। हम बना के देखे थे 9वां पद 26 होगा, हम एक बार चेक करके देख लिए थे, आप भी बना के एक बार देख लीजिएगा। फिर है प्रथम 9 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो टाइम है नहीं, लेकिन आपको ऐसे समझना है कि प्रथम 9 विषम संख्या लिखना है। तो पहला प्रथम में हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 7, फिर हो जाएगा 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, जोड़िएगा तो आंसर आएगा 81। तो 81 को डायरेक्ट टिक करिए, नहीं तो आप बनाइए। समांतर श्रेणी का nवां पद Tn बराबर 2n प्लस 5 हो तो T2 कितना निकलेगा? तो आप बना के देखिएगा, इसका आंसर 9 निकलेगा। बहुपद Px का शून्यक 2 हो तो Px का गुणनखंड होगा। तो देखिए वो 2 प्लस में दिया हुआ है ना, तो इसका आंसर निकालेंगे तो x माइनस में निकल जाएगा। तो ये x-2 ध्यान रखिएगा। उसके बाद x-2 और x+2 बराबर 5, तो एक कौन सी है? तो ये जो x+2, x-2 और x+2 जो दिया बराबर 5, ये द्विघात समीकरण है। तो आपका ऑप्शन में रहेगा कि कौन सा है, तो आप डायरेक्ट टिक करिएगा कि द्विघात समीकरण है। यदि समीकरण के x² - 6 x-2 बराबर 0 के वास्तविक मूल हो तो देखिए k ग्रेटर देन मतलब k बड़ा हो जाएगा -9/2 से। तो इसको आंसर कर दीजिएगा, जहाँ पे k बड़ा दिखे -9/2 से आंसर लगा देना है। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योगफल -3 एवं गुणनफल 2 है तो वह द्विघात बहुपद। तो इसका द्विघात बहुपद x² + bx + c वाला नहीं है ना, ये वाला। इसका आंसर होगा x² - 3x + 2। इसको एक बार आप बना कर आप देखिएगा। यदि 5, a, b तथा 11 समांतर श्रेणी में है तो a + b का मान कितना होगा? तो a + b का मान निकलेगा तो 16 निकलेगा। फिर है समीकरण के x² + 2x - 4 बराबर 0 का एक मूल √2 हो तो k का मान, तो k का मान -2 निकलेगा। आप निकाल के देख लीजिए, k का मान -2 निकलेगा। x बराबर 9 का आलेख एक सरल रेखा है जो, तो ये जो x बराबर 9 का एक आलेख सरल रेखा है जो बाई अक्ष के समांतर होगा। तो बाई अक्ष के समांतर है। फिर ऐसा दिया हुआ रहेगा कि a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6 ऐसे बढ़ते जा रहा है ना। तो जब भी ऐसे बढ़ते जा रहे 1 2 3 4 ऐसे हो रहा है तो समांतर श्रेणी में। कौन सा श्रेणी में? समांतर श्रेणी। तो अगर समांतर श्रेणी दिया रहे आंसर हो जाएगा वही। समांतर श्रेणी √18, √50, √98, √162 और ऐसे ऐसे चलते जा रहा है। सार्वअंतर, तो सार्वअंतर d बराबर निकालना होता है ना, तो d बराबर निकालेगा तो 2√2 निकल जाएगा। रैखिक समीकरण ax + b बराबर 0, तो ax + b बराबर 0, तो इसका रैखिक समीकरण निकालेंगे तो आएगा 2x + 7 बराबर 0। रैखिक समीकरण ऐसे होता है ax + b बराबर 0। तो जैसे एक एग्जाम्पल में दे दिए कि जैसे 2x + 7 बराबर 0, क्या एक रैखिक समीकरण है। और अगर ऐसे आभाज्य गुणनखंड दिया सकता है 54 का, 90 का, 94, 95 का, तो आभाज्य गुणनखंड मतलब उसको तोड़ के लिख दीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल में 54 है, तो 54 है तो क्या है, 54 को हम 2 से तोड़ेंगे 27, फिर 3 से तोड़ेंगे तो 9 × 27, फिर 3 से तोड़ेंगे 3 × 9, तो 3 देखिए 3 बार है, 2 एक ही बार है, तो 2 एक बार हो जाएगा और गुना 3 के बार है तो 3 पर पावर 3। तो ऐसा आंसर देगा कि 54 का गुणनखंड, तो फटाक से 2 गुना 3 पर पावर 3 भी ऐसा आंसर टिक कर सकता है, बना के भी चेक कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन है 4x² + 4x + 1 बराबर 0 के मूलों की प्रवृत्ति क्या होगी। तो जब भी इसको बना के देखेंगे तो जब भी इसका मान 0 से ज़्यादा निकले, चाहे 0 निकले, प्लस में निकलता है तो वास्तविक और समान हो जाता है। 0 निकलता है तो कौन 3x² - 3 बराबर 0 का मूल है? तो 3x² बराबर 3 माइनस में दे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, काट देंगे तो x² बराबर 1 निकलेगा तो +-x होगा। तो एक वहाँ पर वो देख लीजिएगा ऑप्शन में प्लस है कि माइनस है, -x आंसर हो जाएगा। युग्म समीकरण x + 2y + 3 बराबर 0 तथा 3x + 6y + a बराबर 0 का, तो इसका जब निकालेंगे तो इसका अनगिनत हल निकलेगा। देखिए ये वीडियो हम चाहते तो नहीं भी बना सकते थे, लेकिन ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद ये है कि इस परीक्षा में, सेंटर परीक्षा में जो भी लोग फेल कर जाएंगे तो उनका एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा और मार्क्स हम लोग को भेजना है। तो इसका बस मेरा बनाने का वीडियो का यही मतलब है कि जो भी मैथ अभी एकदम बिल्कुल भी नहीं पढ़े तो कम से कम इसका आंसर को ध्यान में रखें और कम से कम आप पास होने पर आपको लाना है 100 में 30 नंबर।
हाँ, तो कम से कम 30 नंबर आप कम से कम ऑब्जेक्टिव से कर लीजिए, इसलिए हम इतना कर दिए हैं। और बाकी कोई दिक्कत होगा तो फिर हम हैं, लेकिन आपको कम से कम इतना मैथ सीखना पड़ेगा कि 30-40 नंबर खुद से आप ला सके, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट का इतना स्थिति गड़बड़ कि 30 नंबर भी लाने के लिए सोचना पड़ेगा, और 30 नहीं लाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए हम कोशिश किए हैं, मेरे पास टाइम नहीं था, फिर भी ज़बरदस्ती टाइम निकाल करके जैसे तैसे लिख करके आपको दे रहे हैं कि कम से कम नहीं कुछ होता तो एक दो बार इस वीडियो को देख करके आंसर कम से कम ध्यान में रखिए, अगर निकाल नहीं पा रहे तो। और जैसे ही एग्ज़ाम खत्म होगा, जो भी लोग स्कूल नहीं आ रहे हैं, मेरा बात ध्यान से सुन लीजिए। अगर जो भी लाइफ में सीरियस है, आपका जीवन का पहला एग्जाम होने जा रहा है, अभी भी हम बोल रहे हैं कि 1 से 1.5 महीना अगर मेरे साथ आप टाइम बिताते हैं तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो फर्स्ट डिवीजन नहीं होगा। अभी भी 1.5 महीना में काफ़ी कुछ हो सकता है। हम भी अपना लास्ट 28-30 दिन में बहुत कुछ, वही 28-30 दिन पढ़ के हम अपना रिजल्ट लाए थे। तो अभी टाइम है आपके पास। बाकी आप समझदार हैं, हम ज़्यादा कुछ क्या ही बोलेंगे। और कल सभी को मॉर्निंग असेंबली में एकदम टाइम से आ जाना है, क्योंकि कल मेरा मॉर्निंग असेंबली भी है और कल मेरा कुटौना आया हुआ 1 साल भी होने जा रहा है। तो ठीक है, इस वीडियो को समाप्त करते हैं, टाइम नहीं है, इसीलिए फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद।